चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आयनिक बॉन्ड, ठीक है। पहला इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड को हमने डिफाइन करा था कि भाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between gaseous cations and gaseous anions, ठीक है। The electrostatic force of attraction between the gaseous cation and gaseous anions is known as आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के विषय में या आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के विषय में मैंने एक थर्मोडायनामिक साइकिल बनाया था जिसको हम लोग कहते हैं बोन हाइबर साइकिल, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था NaCl के फॉर्मेशन का। इस क्लास में मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, बस एग्जांपल चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो बच्चे क्लास किए थे नहीं किए थे दोनों के लिए चीज़ें बराबर हो जाए, ठीक है। आज हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं आयनिक बॉन्ड में, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना, कि भैया आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है थर्मोडायनामिकली, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो बेटा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का सॉलिड को अगर हम डाइक्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, MgCl2 का सॉलिड मिलेगा। बट ये MgCl2 डायरेक्ट नहीं बनता है, MgCl2 में Mg और दोनों क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है, और आयनिक बॉन्डिंग जो है उसके लिए कैटायन भी गैसियस चाहिए और एनायन भी दोनों गैसियस होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे ये सॉलिड है और कैटायन भी नहीं है, ये तो मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। तो सर इसको हमको गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको गैसियस एनायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Mg को सबसे पहले हम सॉलिड से किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो Mg सॉलिड से ये आ जाएगा Mg गैस में, और ये प्रोसेस क्या हुआ, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, है ना। सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा इसको हम लोग कहेंगे इंथैल्पी ऑफ, तो इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर इंथैल्पी की बोलोगे तो इंथैल्पी का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है द इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एंड एवरी केमिकल रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए जो भी एनर्जी लग रही है, अरे बात सुनो, जो भी एनर्जी का चेंज आ रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो हो गई इंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का चेंज कितना है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देंगे, ठीक। दूसरा चीज Mg गैस को अपने को कन्वर्ट किस में करना है बेटा, Mg के प्लस कैटायन में, पहले सिंगल प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा आयनाइजेशन इंथैल्पी 1, है कि नहीं, ठीक। और उसके बाद फिर इसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी 2 लगेगा ना, डेल्टा IH2, आयनाइजेशन इंथैल्पी 2। तो ये हो जाएगा यार Mg+2 गैस, आया बात समझ में। इसको ऐसे लिखते 2+ कर देते हैं ऐसे, है ना, Mg2+ गैस, ठीक।
अब बेटा Cl को हमको क्या करना पड़ेगा, तो सर Cl गैस है ही, पहले इसको एटम में हमको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो Cl में अगर हम लगा दें क्या सर, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सर नो, तो जो Cl के बीच में बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl गैस में, है कि नहीं। और फिर इसमें हम जो एनर्जी देंगे बेटा, न्यूट्रल गैसियस एटम को एनायन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आया बात समझ में। हमने पीरियोडिक टेबल में मैंने बोला था कि भैया पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का काम बॉन्डिंग में आने वाला है ना। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे जी, हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैसियस एटम इनटू गैसियस कैटायन इज कॉल्ड ionization enthalpy, and the energy required or gained basically, so energy gained when a gaseous atom is being converted into gaseous anion, तो उसको क्या बोले, इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये वाली एनर्जी कहलाई डेल्टा एच ऑफ ईजी, समझ गया बात को, ठीक है। अब ये बन जाएगा Cl माइनस गैस, ठीक। अब गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन बन गए, दो गैसियस एनायन बन गए। अब इनके बीच में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि इन दोनों गैस को एक में कन्वर्ट कर देगा, सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। और जहां फोर्स है वहां एनर्जी है ही, तो एक एनर्जी तो यहां भी आ जाएगी। ये वाली एनर्जी को क्या कहते हैं जी पीयूष, लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ लैटिस, समझे बात को। तो ये पूरा साइकिल जो है ये हमें Mg सॉलिड और Cl2 गैस को MgCl2 में बनाता है, समझ गए, ठीक। अब इसका हम लोग एक एनर्जी इक्वेशन लिखे थे, है ना। इस साइकिल को हम लोग कहते हैं बोन हाबर साइकिल, ठीक है। वो मैंने पहले एग्जाम्पल में लिखवा दिया था, ठीक है। और मैंने दो बातें वहाँ बताई थी कि जो एनर्जी लग रहा है, जो रिक्वायर्ड है, वो वाली एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे, और जो एनर्जी रिलीज हो गया मतलब वो तो छोड़ दिया ना, तो वो एनर्जी को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और हम एक इक्वेशन लिखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं हैसेस लॉ, है ना, ठीक। बात समझ में है। तो एक इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। अब देखो सब्लिमेशन वाली एनर्जी, लगने वाली एनर्जी मतलब पॉजिटिव, तो ये हम कैसे लिखेंगे कि सर इस पूरे इक्वेशन में डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और ओवरऑल इसकी एनर्जी भी जीरो, इसकी एनर्जी भी जीरो और इसकी एनर्जी भी जीरो, क्योंकि मैंने याद करो तुम लोग, हम लोग पढ़े थे वहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कि सर कोई भी एलिमेंट है ना, चाहे मेटल, नॉन मेटल या कोई भी कंपाउंड, अगर अपने नेटिव स्टेट में है तो उसका हम लोग एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। बात समझ में आया, ठीक। तो भैया तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, ठीक, प्लस डेल्टा आई एच मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, लगने वाली एनर्जी तो प्लस होगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी प्लस यार सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, यस और नो। आगे कौन सी एनर्जी और मिल रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन भी प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो देना पड़ रहा है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन वाली एनर्जी रिलीज होने वाली एनर्जी है, क्योंकि वो गेन हो रहा है। अरे बात समझ में। तो इसको अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, और माइनस में लैटिस भी आ जाएगा। आया बात समझ में। और अगर टोटल की बात करें तो टोटल एनर्जी चेंज कितना आया बेटा, जीरो आएगा, है ना। तो अगर हमें लैटिस एनर्जी फाइंड करना हो तो सर लैटिस एनर्जी कैसे फाइंड होता है, लैटिस एनर्जी बराबर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बोलो आगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इक्वल टू। आ गया बात समझ में, कोई दिक्कत।
And what is lattice energy? The energy which is responsible for the formation of ionic bond or which is being generated by the electrostatic attraction between a cation and anion. है कि नहीं? ठीक, नोट कर लो। पहला चीज़ तो ये था कि भैया इंट्रोडक्शन टू आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा टॉपिक है एनर्जीज इन्वॉल्व इन द आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो दो तरह की एनर्जी हमको यहाँ पे पढ़नी है, एक है लैटिस एनर्जी, ठीक है, और दूसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, जो बोलना है बोलो उसको, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, इस बात को हम समझ गए, बट थोड़ा सा हम लोग लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है उन सब भी बातों को समझते हैं, ठीक है। तो भाई दूसरा हम टॉपिक लगाते हैं लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, और इसी को हम लैटिस एनर्जी भी कहते हैं, ठीक। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, डेल्टा एच ऑफ लैटिस, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच ऑफ लैटिस, कहते हैं लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए बात को, सबसे पहली चीज़ कि सर लैटिस एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, या लैटिस एनर्जी होती क्या चीज़ है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बॉन्डिंग के नज़रिए से, आयनिक बॉन्ड के नज़रिए से ये डेफिनेशन है, ठीक है। द एनर्जी associated in the electrostatic attraction electrostatic force of attraction है ना, बिटवीन द गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन, ठीक है। gaseous cation and the gaseous anion, एक गैसियस केटायन और गैसियस एनायन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, उसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड है उस एनर्जी को क्या कहा गया है, लैटिस एनर्जी कहा गया है या लैटिस एंथैल्पी कहा गया है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो बात को कि भाई जो भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, एवरी आयनिक कंपाउंड इज अ सॉलिड। कोई भी आयनिक कंपाउंड गैस या लिक्विड नहीं है, हर आयनिक कंपाउंड क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। और सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस, ठीक है। तो एवरी आयनिक कंपाउंड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, आया बात समझ में। और इन देखो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन ऐसे समझ लो कि भाई क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को डिफ्रेंशिएट आप ऐसे करो, आप एक आइस क्यूब ले लो, ठीक है, और एक इरेजर ले लो। इरेजर भी सॉलिड है और आइस क्यूब भी सॉलिड है, आई बात समझ में। लेकिन आइस क्यूब जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो आपका इरेजर है वो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। जब आप आइस क्यूब को तोड़ोगे या काटोगे तो आपको एक
रेगुलर सरफेस मिलेगा, एक स्मूथ सरफेस, चिकना सरफेस मिलता है। लेकिन वही जब रबर को या इरेजर को काटोगे तो देखो एक खुरदरा सरफेस मिलेगा। ठीक है। दूसरा डिफरेंस कि भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे आइस का है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। लेकिन रबर का कोई डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, दे गेट सॉफ्टेंस ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, है कि नहीं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। ठीक है। जैसे टायर को जलाते हैं तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता चला जाता है, एक खास मेल्टिंग पॉइंट उसका कुछ फिक्स नहीं है ना। ठीक है। तो समझो बहुत डिफरेंसेस है, बट इस एस्पेक्ट के लिए हमें यहाँ एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने नहीं है, हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। तो मतलब मेन नज़रिए से अगर देखें तो भैया आप समझ सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरह का होता है, एमोर्फस किस तरह से होता है, ये दो चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या मैंने कहा कि यार एवरी आयनिक सॉलिड is a crystalline solid, है ना, formed from, किससे बना है ना, गैसियस कैटायन एंड तो सर एनायन और कैटायन तो थे गैस, लेकिन जो भी आयनिक कंपाउंड बना उसे, और एक और बात समझ लीजिए कि हर आयनिक कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं, चाहे उसका टेस्ट सॉल्टी हो या ना हो, हर एक आयनिक कंपाउंड सॉल्ट कहलाता है। आया बात समझ में? क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्ट है, समझ गए? तो एक गैसियस कैटायन और एक गैसियस एनायन के फॉर्म होने की वजह से, समझ रहे हो बात को, मतलब गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन के साथ आने की वजह से हमें एक आयनिक सॉलिड मिलता है, और वो सॉलिड कैसा है? क्रिस्टलाइन है। ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है कि सर हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक क्रिस्टल लैटिस होता है। क्रिस्टल लैटिस का मतलब है डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट बहुत रेगुलर है, इरेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। इसलिए जब उसको हम कट करते हैं तो हमको स्मूथ सरफेस मिलता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या है कि जो भी एंड इन एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में there are crystal lattices, है ना, in its structure। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको उसमें क्रिस्टल लैटिस नजर आएंगे, है ना। एंड द एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दैट क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मतलब गैसियस कैटायन था और गैसियस एनायन था, उसको सॉलिड बनाए रखने के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है वो कहलाया लैटिस एनर्जी, और जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कहलाया आयनिक बॉन्ड। समझ गए बात को? ठीक है। The energy responsible for formation of crystal lattices in ionic solids is this lattice
एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है? लैटिस एनर्जी है। समझे बात को? ठीक है, ठीक। अब सर ये क्रिस्टल लैटिस होता कैसा है, दिखता कैसा है, अरेंजमेंट कैसा होता है ना? तो अब समझो, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। रियल मायने में समझो तो मैं एक आयनिक बॉन्ड समझा रहा हूँ कि किस तरह से एक आयनिक सॉलिड एग्जिस्ट करता है नेचर में, है ना? कैसे गैसियस एनायन और गैसियस कैटायंस आपस में बॉन्डेड होते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। क्रिस्टल ऑफ NaCl सॉलिड, ठीक। अब समझो, हमने देखा कि सर Na+ का गैसियस कैटायन था और Cl- का गैसियस एनायन था, उन्हीं के बीच में आपस में बॉन्डिंग हुई है ना? और हमको एक सॉलिड मिल रहा है, और वो सॉलिड जो है उसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट है एनायन और कैटायन का, और वो एक बहुत रिजिड सॉलिड बन रहा है, बहुत ठोस सॉलिड बन रहा है। क्या हुआ? ठीक है ना सत्यम? ठीक नहीं, ठीक है, बता देना भाई, पॉज वॉज हो गया तो बता देना, है ना? ठीक है, चलो ठीक नहीं, ठीक है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। हाँ ठीक है, नहीं मतलब पॉज होगा तो बताने का है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि NaCl का जो क्रिस्टल है ना, मतलब यार एनायन और कैटायन है गैस, है ना? अब वो गैसेस आपस में किस तरह से अरेंज होके एक सॉलिड क्रिस्टल बना रहे हैं, और वो सॉलिड जो बन रहा है वो एकदम रेगुलर सॉलिड बन रहा है और बहुत रिजिड सॉलिड बन रहा है, बहुत परफेक्ट सॉलिड बना है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ठीक है? तो अब समझो बात को, एक मैं बना रहा हूँ Na+ का कैटायन, ठीक, क्लियर। इसके यहाँ पे बगल में आ गया Cl- का एनायन, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और Na+Cl को खींचेगा और Cl Na+ को खींचेगा, है ना? आया बात समझ में? तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेने चाहिए थे, ठीक है। दोनों पास जरूर आते हैं लेकिन एक खास क्रिस्टलाइन डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होता है। इसका कारण क्या है सर? इसका कारण अब समझिए, एक Na+ और Cl- यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक दूसरा Na+ देखो यहाँ पे आएगा और Cl- यहाँ आया। आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी ऑपरेट कर रहा है। अब ये फोर्स इनके बीच भी तो ऑपरेट होने लगा, और यही फोर्स इनके बीच भी ऑपरेट हो रहा है। समझे बात को? लाइकवाइज एक Cl- में यहाँ पे बना लेता हूँ और एक Na+ में यहाँ पे बना लेता हूँ। अब देखो यहाँ भी यही सेम फोर्स ऑपरेट हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक। यहाँ भी ये फोर्स ऑपरेट होने लगा, इक्वल ही फोर्स है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही है, डिस्टेंस भी सेम है। तो हम लोग पढ़े ना यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू KQ1Q2/R²। तो चार्ज और डिस्टेंस दोनों सेम है, तो एकदम इक्वल फोर्स है, बस अपोजिट फोर्सेस है, ठीक। अब अगला सिचुएशन देखिए, अब मैं एक Cl- यार यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और एक Na+ भाई यहाँ पे हो गया और एक Na+ वापस से यहाँ पे हो गया। अब देखो इसके बीच फोर्स लगा, इसके बीच फोर्स लगा, यहाँ अट्रैक्शन, यहाँ भी अट्रैक्शन और यहाँ भी अट्रैक्शन। समझे बात को? और मैंने तो एक छोटा सा सैंपल बस उठा के बना लिया है। जो NaCl का एग्जैक्ट क्रिस्टल होगा उसमें इधर से भी Cl मिलेंगे, इधर इसको भी Na मिलेगा, इसको भी मिलेगा, मतलब ये बहुत बड़ा क्रिस्टल होगा ना जी। एक छोटे से भी क्रिस्टल में कई सारा लैटिस फॉर्म होगा,
समझ रहे हो बात को? कई सारा गैसियस कैटायन और एनायन मिलके एक छोटा सा क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। मैंने एक छोटा सा सैंपल बस बना लिया, और इस सैंपल से हम एक बात एनालाइज कर सकते हैं कि भैया ईच सोडियम कैटायन, ठीक है, बीइंग इन अट्रैक्शन विद द 4 क्लोराइड एनायंस in 4 different direction with equal and opposite forces, and each chloride anion is also attracted by the 4, आया बात समझ में? ठीक, तो अगर हम ऐसे कहें कि 4 कैटायन को एक कैटायन को 4 एनायन और 4 एनायन को एक एनायन को 4 कैटायन, तो भी तो रेशियो 1:1 का ही आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl ही रह गया, ठीक है। लेकिन जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से बैलेंसेस हैं कि इसने एक परफेक्ट क्रिस्टल का निर्माण कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कैटायनिक और एनायनिक डिस्टेंसेस है वो हर जगह देखो सेम है, क्योंकि फोर्सेस हर जगह इक्वल एंड अपोजिट ऑपरेट हो रही हैं। तो इसका भी पोजीशन फिक्स, इसका भी पोजीशन फिक्स, हर एक कैटायन और एनायन का पोजीशन क्या है? फिक्स हो गया। और ये जो अट्रैक्शन है सर, इसी को तो हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आया बात समझ में? और जो एनर्जी है उसको क्या बोल देंगे? लैटिस एनर्जी, ठीक है। और कैलकुलेट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द बोन-हाइवर साइकिल एंड हैसेस लॉ, जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा। समझ गए बात को? ठीक, नोट कर लीजिए। Three-dimensional perfect arrangement of the cation and anions in an ionic solid is called crystal lattice, जो कि जिसका फोटो मैंने 2 डायमेंशन में बनाने की कोशिश की है। समझ गए बात को? कुछ पॉइंट्स हम लोग और ही लिख भी लेते हैं, है ना। Lattice energy is being calculated by using Born-Haber cycle. कौन वाला? हाँ, ये 3D डायग्राम है। नहीं, वो तो साइकिल था ना बेटा, वो तो एक साइकिल था, जैसे वाटर साइकिल था वैसा साइकिल था वो, है ना। वो 3D थोड़ी हो सकता है। ये एक्चुअल में ये पिक्चर जो है वो रियलिस्टिक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तो 3 डायमेंशन है ना रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड में ये क्रिस्टल 3 डायमेंशन है। जैसे NaCl का अगर एक क्यूब निकालोगे नमक का, तो वो क्या है? 3 डायमेंशनल है ना। समझिए बात को? ठीक है। तो रियलिस्टिकली ये 3 डायमेंशनल है, मैंने 2D में समझाया है। ठीक। अब देखो, लैटिस एनर्जी इज बीन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बोन-हाइबर साइकिल। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। और बोन-हाइबर साइकिल क्या होता है अभी जस्ट मैंने बताया। जो पहली एनर्जी हम लोग आयनिक बॉन्ड में पढ़ना था वो था लैटिस एनर्जी। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। तो लैटिस एनर्जी तो वो एनर्जी जिसने आयनिक क्रिस्टल को बनाया है, हरी बात समझ में। और मतलब ऐसे कह सकते हैं जो कैटायन और एनायन को साथ में मिला के रख रहा है। ठीक है। अब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो जस्ट इसके ऑपोजिट काम करेगा, वो कैटायन और एनायन को अलग करने का काम करेगा। आया बात समझ में। और हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी की बात होती है जब भी हम किसी भी आयनिक सॉलिड को किसी सॉल्ट को जब डिज़ोल्व करते हैं तब। आया बात समझ में। ठीक है। तो अगला हमारा है
लैटिस एनर्जी को ए कर लेना और इसको बी लिखता हूं मैं, ठीक है। हाइड्रेशन और, है ना, तो भाई जब हम सॉल्वेंट वाटर लेंगे तो क्या वर्ड यूज करना है, और जब कोई भी दूसरा सॉल्वेंट होगा तो अदर देन वाटर तो सॉल्वेशन। और जनरली आयनिक सॉलिड का डिसोल्यूशन पानी में ही होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम हाइड्रेशन की ही बात करेंगे। और ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर, ये आपको आगे बहुत जगह काम देने जा रहा है, ठीक है ना। पूरा आगे हम लोग जो क्लास 12th में 2-3 चैप्टर हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहाँ पे पूरा ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब समझो बात को आगे, इतना क्लियर है। अब क्या है हाइड्रेशन एनर्जी, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। अगर हम NaCl को पानी में डालते हैं, ठीक है, ये मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है ना, इसमें वाटर है, ठीक। और यार हम इसमें क्या डाल रहे हैं, NaCl का सॉलिड और वाटर क्या है, लिक्विड, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी को समझते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को। तो वाटर के मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक ऑक्सीजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं। और हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन इज़ वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है, हाइड्रोजन की 1.9 है ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेगा और इधर से भी अपनी ओर खींच लेगा। तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा पोलर नेगेटिव चार्ज, मतलब पार्शियल नेगेटिव, और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव या पोलर पॉजिटिव। तो मतलब वाटर इज ए पोलर लिक्विड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको एक डाइपोल मोमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो वाटर जो है इसको पोलर लिक्विड कहिए, या हम मॉलिक्यूल बनाए हैं तो पोलर मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, ठीक। आया बात समझ में। तो डाइपोल मोमेंट कहने का मतलब देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव गया, तो ये ऐसे डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। एक्चुअली देखो भैया, एक बात और समझा देता हूँ मैं, केमिस्ट्री का डाइपोल मोमेंट और फिजिक्स का डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। फिजिक्स में हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे हैं। आया बात समझ में, ठीक है। तो हमें यहाँ बस ये ध्यान रखना है, बट फिजिक्स में आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, यहाँ कैलकुलेशन नहीं है डाइपोल मोमेंट का। यहाँ डाइपोल मोमेंट को बस समझना है कि हाँ भैया ये फला मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट कर दे, एंड डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर वाटर, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, ठीक। अब इसके पोलर होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, बस यही बात बहुत। तो हम अगर वाटर मॉलिक्यूल, अब समझो NaCl को मैंने जैसे पानी में डाला, ठीक है। तो अब समझो यार, NaCl को हम पानी में डाल रहे हैं, तो एग्जैक्टली NaCl क्या है, एक Na+ का कैटायन है और एक Cl- का एनायन है, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, यही है, ठीक है। तो NaCl को अगर हम बनाते हैं तो ये Na+ हुआ, ठीक, और Cl- ये मैं बना दे रहा हूँ Cl-। एनायन का साइज हमेशा कैटायन से बड़ा होता है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है आयनिक बॉन्ड या लैटिस एनर्जी। एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी, जो फोर्स है वो आयनिक बॉन्ड है। ठीक, अब समझो, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है,
जैसे इस NaCl के मॉलिक्यूल को हम पानी में डालेंगे, ठीक है, होगा क्या कि यार वाटर पोलर है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से Na+ की ओर अट्रैक्ट होना चालू कर देंगे, क्योंकि पोलर है भैया, पार्शियल चार्जेस है। और Na+ की ओर अट्रैक्ट कैसा होगा, तो ऐसे अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे H2 और यहाँ पे O, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, H2 डेल्टा, तो नेगेटिव वाला सोडियम की ओर अट्रैक्ट होने लगेगा ना, समझे बात को। समझे ना बात को जी। ठीक, ये सभी डेल्टा नेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये सब Na+ की ओर अट्रैक्ट होना चालू कर दिया, समझे बात को। और यहाँ पे एक फोर्स बनना चालू हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल और कैटायन के बीच एक फोर्स बनना चालू हो गया ना, एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे चल रहा है। और जो Cl- है उसको भी ये घेरेगा कि भैया मेरा इलाका में आया है तो घेरेंगे। तो जैसे ही आयनिक मॉलिक्यूल पानी के इलाके में आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल उसको घेरना चालू कर दिया, ठीक है। और घेरना चालू कर दिया तो Cl- के नज़दीक कौन रहेगा, H2, है बात समझिए। जो पार्शियल पॉजिटिव है वो एनायन की तरफ चला जाएगा, है ना। तो सारा हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलर पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो एनायन के पास आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक अट्रैक्शन आने लगा, ठीक है। अब समझिए बात को, जो अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच है वो है लैटिस एनर्जी।